वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का न्यू टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट बी। बेसिकली आप स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सेकंड बुक। पूरी बुक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछा भी जाता है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर अगर आप चेक करेंगे तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्लस थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स जब इसे छोड़ देते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चे इस चैप्टर को डिफिकल्ट समझकर छोड़ देते हैं कि ठीक है इसको छोड़ देते हैं और टॉपिक्स कवर कर लेंगे। बट ये वो चैप्टर है जिसे अगर आपने आज छोड़ दिया तो आप अगले 5 साल इसे छोड़ेंगे, क्योंकि अगले 5 साल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आज आप इसे एक चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। आज आप इसके सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाएंगे आपको इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिलेगा। तो अगर हमने इसका बेसिक ही क्लियर नहीं किया, अपना बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो आपको आने वाले टाइम में भी प्रॉब्लम होगी। सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से समझिए, बेसिक अच्छे से क्लियर कीजिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो जो इसका नाम है उसी से इसका मीनिंग जो निकलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो हमने पूरी फर्स्ट बुक में पढ़ लिया है, मैनेजमेंट क्या है, सारे प्रोसेस हमने अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। सो वी नो द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है, बेसिकली फंड्स, मनी, पैसा जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, यानी फाइनेंस मींस मनी और मैनेजमेंट मींस उस मनी का सही तरीके से यूज करना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। सो एक जो मीनिंग इसका निकल के आता है कि भाई जो भी आपके पास पैसा है उसे सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट सिर्फ इतना मीनिंग नहीं है इसका। ये ट्रेडिशनल वे में हम कह सकते हैं कि जब पहले जो बिजनेस होता था वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ इतना ही रोल था, या एज ए फाइनेंशियल मैनेजर आपको सिर्फ यही डिसीजन लेना था कि आप इस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से यूज करें, सही तरीके से यूज करें कि किसी तरह की वेस्टेज ना हो, राइट। बट आज के टाइम में अगर मैं मॉडर्न वे की बात करूं तो आज के टाइम पे बिजनेस के बहुत ज्यादा तरीके चेंज हुए हैं, और उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी अब जो रोल है वो इतने स्मॉलर वे में नहीं है, बहुत वास्ट हो गया है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल रहने वाला है आपके बिजनेस में, ठीक है। सो आज के टाइम पे एक फाइनेंशियल मैनेजर को सिर्फ ये नहीं सोचना कि पैसे को किस तरह से यूज करना है, ठीक है, कि पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, कि जहां जरूरत है वहां टाइम पर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, हमें वहां मिल जाना चाहिए। सिर्फ ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर नहीं लेगा। फाइनेंशियल मैनेजर को इन 3 चीजों पर भी ध्यान देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है। अगर आपको लगे कि हाँ ये इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऐसा ना कहिए कि इसे छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप फंड्स कहाँ से लेकर आए अपने बिजनेस में। हमने 11th में पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि फाइनेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मनी के बिना आप बिजनेस नहीं चला सकते, आप एक दिन भी किसी भी बिजनेस में वर्क नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट फंड्स ना हो तो, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला डिसीजन ही यही लेना है, या सबसे पहले हमें यही डिसीजन लेना है कि फंड्स कहाँ से लेकर आए, ओनर्स फंड ले या बोरोड फंड ले। यानी अगर मेरे बिजनेस में मुझे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मुझे 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 लाख रुपीज में कहाँ से लाऊं, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में क्या क्या आ जाते हैं आपकी इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, राइट। सो मैं शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज करूं, या बोरोड फंड, या मैं बाहर से लेकर आऊं, डिवेंचर्स इशू करूं या लोन लूं, ठीक है। सो ये डिसीजन लेने के लिए क्या ऐसे अक्कड़ वक्कड़ करके हम ले लेंगे डिसीजन, नहीं, हमें बहुत वाइजली ये डिसीजन लेना होगा। हमें हर एक की कॉस्ट कंपेयर करनी होगी, हर एक का रिस्क कंपेयर करना होगा। देखो सपोज मेरे को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्योंकि ये डिसीजन एज अ फाइनेंशियल मैनेजर मेरा है कि मुझे फंड्स कहाँ से लाने हैं, सो मैं जितने भी मेरे पास सोर्सेज हैं, सपोज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बोरोड फंड के थ्रू फंड रेज करूंगी अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास डिवेंचर्स भी हैं, लोन भी हैं। अब 10 लाख रुपीज का मैंने देखा कि अगर मैं लोन लेती हूँ तो मुझे उनको 15% का इंटरेस्ट पे करना है,
ठीक है। अब 15% इंटरेस्ट यानी जो कॉस्ट लग रही है लोन लेने की वो 15% लग रही है। वहीं अगर मैं डिवेंचर्स इश्यू करती हूँ तो मुझे 12% इंटरेस्ट देना है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कॉस्ट किस में कम लग रही है, लोन में मुझे 15% इंटरेस्ट देना है, डिवेंचर्स में मुझे 12%, तो डिवेंचर्स ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें मुझे कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, राइट। सो यहाँ पर कॉस्ट कंपेयर करोगे, रिस्क भी कंपेयर करोगे कि किस चीज में कितना रिस्क है, डिवेंचर्स में ज्यादा रिस्क है या लोन में ज्यादा रिस्क है, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप पहले कंपेयर करते हैं, तब एक डिसीजन लेते हैं कि हम फंड्स कहाँ से प्रोक्योर करें, कहाँ से फंड्स अपनी कंपनी में लेकर आए, राइट। फिर आ जाता है भाई अब आप फंड्स ले आए, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट थी आप ले आए, अब आप उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आप बिजनेस में पैसा लाते हैं, क्यों लाते हैं, क्यों उस पैसे को कहीं लगाएं सो दैट अच्छा प्रॉफिट हम अर्न कर सकें, राइट। तो अब पहला स्टेप तो आपने कर लिया, आप फंड्स ले तो आए हैं। सेकेंड स्टेप में आपको करना है कि आप इन्वेस्ट कहाँ करें उन फंड्स को, कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है। सो यहाँ हम देखते हैं कि हम उसे करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें या नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, फंड्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मेरे पास कुछ नीड्स थी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे न्यू मशीनरी परचेज करनी हो, न्यू कुछ लेकर आना हो, ठीक है, या मुझे अपनी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना हो, मुझे अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी हो, बहुत सारी चीजों के लिए हम फंड रेज करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हमें अपनी नीड को भी फुलफिल करना है, और दूसरी चीज ये कि हम उस अमाउंट को ऐसी जगह लगाएं जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर कोई मशीनरी परचेज करनी है तो मशीनरी परचेज करने से भी पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि कौन सी मशीनरी मेरे लिए अच्छी है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और अगर मैं ओल्ड टेक्नोलॉजी की मशीनरी परचेज कर लूंगी तो क्या वो मेरे लिए फ्रूटफुल होगी? नहीं होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ओल्ड टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट कोई परचेज ही नहीं करेगा। सो यहाँ पर ये वाइज डिसीजन लिया जाएगा कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है, किस रेट पर परचेज करनी है, ठीक, और इस टाइम पर क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या करंट एसेट्स। सो यहाँ पर भी आप एक वाइज डिसीजन लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिटर्न हमें मिल सके, अच्छा प्रॉफिट हमारे पास आ सके। अब आपने फंड्स ले आए पहले, फिर इन्वेस्ट भी कर लिए। अगर आप ये दोनों डिसीजन वाइजली ले लेते हैं, ठीक है, आपने ये दोनों डिसीजन बहुत अच्छे से ले लिए, तो अब आपके पास डेफिनेटली प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर आपने सही तरीके से फंड्स रेज करे, उन्हें सही जगह इन्वेस्ट भी किया, तो आपके पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट आया तो ऐसा है कि हम सब चलो भाई आपस में बांट लेते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट आ गया, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी हमें एक डिसीजन लेना होता है, हमें ये चीज डिसाइड करनी होती है कि जो प्रॉफिट हमारे पास आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर्स को दें। देखो उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली उनका हक बनता है उस प्रॉफिट पर, राइट। तो कितना प्रॉफिट हम उन्हें डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को दें और कितना प्रॉफिट हम अपने पास रिटेन करें, ठीक है। देखो शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे, शेयर होल्डर्स तो ये चाहेंगे कि भाई सारा प्रॉफिट हमें मिल जाए, ठीक है, वो अपना बेनिफिट सोचेंगे। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई कंपनी को अगर कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो इमीडिएटली तो वो कहीं से फंड रेज नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए कि आप अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। सो वो क्या करना पड़ेगा आपको अपना कुछ प्रॉफिट अपने पास रिटेन करना होगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आप अपनी सेविंग्स को उठा सकें, आप अपने प्रॉफिट के उस पोर्शन को उठाकर यूज कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या सोचेंगे कि भाई सारा पैसा आप कंपनी में ही रखें, ठीक है। सो दोनों ही केसेस में बात ये हो जाती है, अगर मैं सारा शेयर होल्डर्स को दे देती हूँ तो कंपनी के पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं शेयर होल्डर्स को कुछ भी ना दूं या बहुत कम डिविडेंड दूं तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। अगर शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन नहीं बनेगी, वो हमारे शेयर्स छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, वो नाराज हो जाते हैं। देखो जिन्होंने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया है, आपके ऊपर बिना किसी सिक्योरिटी के इन्वेस्ट किया है कि भाई जब आपको प्रॉफिट हो तब हमें पैसा देना, तो कहीं ना कहीं कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अपने शेयर होल्डर्स के बारे में हमें पहले सोचना है। तो यहाँ एक वाइज डिसीजन लिया जाता है कि शेयर होल्डर्स भी आपके नाराज ना हो और आपकी कंपनी के पास भी एक सफिशिएंट फंड हो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि फंड्स
जो हमारे पास आए हैं, जो प्रॉफिट हमारे पास आया है, उसे हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें डिविडेंड की फॉर्म में, और कितना रिटेन करें कंपनी के पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग, राइट। सो ये अभी तक हम सिर्फ बेसिक मीनिंग क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक्स आगे आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर मिलेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, आगे हम जब डिसीजन डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, जो अभी तक आपने पढ़ा वो सारा इसकी डेफिनेशन में है। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस, यानी सही जगह से पैसे को, फंड्स को लाते हैं, रेज करते हैं और उनका सही यूज करते हैं, राइट। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट different available sources of finance are identified and compared, ठीक है। कहां से फंड्स लाना है, उसे लाने से पहले हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम हर एक चीज को कंपेयर करते हैं कि हम कहां से फंड रेज करें अपनी कंपनी के लिए, राइट। इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना रिस्क, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करते हैं और जो भी आप प्रोक्योर कर रहे हैं फंड्स, उनका सही तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करते हैं और यूज करते हैं फाइनेंस का, ठीक है। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें सारे सोर्सेज, जितने भी फाइनेंस के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है, कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। उसके बाद हमें एक डिसीजन लेना होता है, राइट। सो डेफिनेशन बहुत इजी है, इन्हीं टॉपिक्स को इसमें डाल दिया गया है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है एक कंपनी में। अब आ जाते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बिजनेस में रोल होता है। तो ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी के ही हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसका साइज होने वाला है, कितनी उसकी फिक्स्ड एसेट्स होने वाली है, ये डिपेंड किस पे करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। देखो, अगर आप फंड्स रेज कर पा रहे हो अच्छे से, आपने ज्यादा से ज्यादा फंड्स रेज कर ली, तो आपके पास अच्छा फंड होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी ग्रो करेगी और उसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा फंड्स आप रेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतनी ना तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर पाएंगे, ना ही उसका साइज आप इतना इंक्रीज कर पाएंगे अपने बिजनेस का, राइट। सो ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। Second thing, the quantum of current assets and its breakup into cash, inventory and receivable. जब फिक्स एसेट्स का डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि कितनी फिक्स एसेट्स आने वाली है, कितना फंड्स हम प्रोक्योर करने वाले हैं, उसी तरह करंट एसेट्स का डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही होगा, कि कितना हम अपने फंड्स को करंट एसेट्स में लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो, हर एक कंपनी एक पॉलिसी बनाकर चलती है। सपोज एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी, ठीक है। ए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो भी माल आपको सेल, मतलब जो भी पर्सन को सेल करेंगे, हम उन्हें 3 मंथ्स की क्रेडिट पॉलिसी देंगे कि आप 3 मंथ्स तक आपके पास टाइम, आप हमें पेमेंट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बी कंपनी जो है उसने ये कहा कि नहीं, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ 20 डेज की पॉलिसी रखते हैं कि आपने अगर हमसे कोई भी सामान क्रेडिट वे में लिया है, यानी क्रेडिट पेमेंट के थ्रू लिया है कि आप थोड़े टाइम बाद पेमेंट करेंगे, तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ 20 डेज का टाइम देंगे। सो एक ए कंपनी है जिसने 3 मंथ्स का टाइम दिया और एक बी कंपनी जिसने 20 डेज का टाइम दिया। तो आप मुझे बताओ किस कंपनी को ज्यादा करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी? डेफिनेटली करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट ए कंपनी को होगी। क्यों? देखो, सपोज मैंने 1 लाख का एक पर्सन को माल सेल किया, ठीक है। ए कंपनी ने 1 लाख का एक पर्सन को माल सेल किया, तो अब वो जो 1 लाख है वो मेरे पास 3 महीने तक नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सन जिसे मैंने सेल किया वो 3 मंथ्स के बाद मुझे पेमेंट करेगा। और इसी तरह मैंने कई सारे लोगों को अगर गुड्स अपनी सेल की हैं, तो क्या होगा, बहुत सारा अमाउंट, ठीक है, 10 लाख 15 लाख अमाउंट मेरा एटलीस्ट 3 मंथ्स तक ब्लॉक हो जाएगा, वो पैसा मेरे पास वापस नहीं आने वाला। यानी इन 3 मंथ्स में मुझे करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और वहीं वो कंपनी बी कंपनी जिसने सिर्फ 20 डेज का टाइम उन्हें दिया है, तो उसके पास तो विद इन अ मंथ अमाउंट आ जाएगा। सो करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट ए कंपनी को ज्यादा होगी। तो ये डिसीजन कौन ले रहा है? ये डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर,
कि हम कितना अमाउंट अपना करंट एसेट्स पे लगाएं, कितना हम रिसीवेबल में लगाएं, कितना इन्वेंट्री में। हम एक साथ सारा स्टॉक परचेज कर लें या टाइम टू टाइम कुछ कुछ स्टॉक परचेज करें। तो ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है कि हम मतलब डिसीजन तो आप इस तरह से लेंगे ना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो एज वेल एज आपके पास सफिशिएंट फंड हो जब आपको जरूरत हो, राइट। सो कितनी करंट एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। थर्ड इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज, यानी हम कहाँ से फंड रेज करें, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से या शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, देखो ये दोनों चीजें बैलेंस रहनी चाहिए। अगर मुझे एक बहुत कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे सप्लायर को पेमेंट करनी है 1 लाख की, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए, 1 लाख इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड है। अब इसके लिए मैं अगर लॉन्ग टर्म लोन ले लूं, यानी मैंने कर दिया कि भाई 1 लाख का मुझे लोन चाहिए था और मैंने उसकी टाइमिंग रखी 5 इयर्स, ठीक है, यानी वो पेमेंट मुझे 1 लाख के ऊपर मुझे 5 इयर्स तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। सो यहाँ मुझे एक डिसीजन क्या लेना होगा कि अगर मुझे एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, ठीक है, ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो मैं उसे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स के थ्रू रेज करूं, और अगर मुझे कम अमाउंट चाहिए तो मैं उसे शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू रेज करूं। दोनों चीजें बैलेंस रहनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी। आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है, यानी आपको बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए तो आपने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स के थ्रू रेज करना है अमाउंट, ठीक है। अब आप वो डेट के थ्रू लाएंगे या इक्विटी के थ्रू? इक्विटी के थ्रू यानी आपने ओनर्स फंड के थ्रू रेज किया है, और डेट के थ्रू यानी आपने बोरोड फंड के थ्रू रेज किया है। तो अब आप डेट के साथ जाते हैं या इक्विटी के साथ, ये डिसीजन भी किसका है? नेक्स्ट है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जांपल इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डायरेक्ट इंपैक्ट करता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कितना प्रॉफिट होने वाला है एक ऑर्गेनाइजेशन को, कितना लॉस होने वाला है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। देखो अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा लोन ले रखे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, तो उनके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे इंटरेस्ट में देना पड़ेगा, राइट। या मैंने ज्यादा फिक्स असेट्स ले रखी हैं तो उनके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, राइट। और ये दोनों ही चीजें क्या करेंगी? मेरे प्रॉफिट को कम करेंगी, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए कहा जाता है डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है, कितना डेप्रिसिएशन, कितने एक्सपेंस लग रहे हैं, ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। अगर हमने इक्विटी के थ्रू ज्यादा पैसा रेज कर रखा है तो हमारे को इतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हमने बोरोड फंड के थ्रू इंटरेस्ट मतलब फंड्स रेज कर रखे हैं तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, राइट। सो ये चीजें भी डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि फिक्स असेट्स कितनी होगी, साइज कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, करंट एसेट्स में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स से लें या शॉर्ट टर्म सोर्स से लें, और अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने वाले हैं तो डेट के थ्रू रेज करें या इक्विटी के थ्रू, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डायरेक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपैक्ट कर रहा है, कैसे? क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है अपनी लायबिलिटीज के ऊपर, एक्सपेंस भी करने पड़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ रहा है। सो ये सारा ही डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। देखो अगर ये सारे डिसीजन वाइजली नहीं लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी, कुछ भी चीज बैलेंस नहीं रहेगी, राइट। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम कभी भी कुछ भी वर्क करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ चलते हैं, एक चीज को पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, राइट। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, किसके लिए हमें ये सारे डिसीजन लेने हैं, ठीक है। सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर जब भी मैं कोई डिसीजन लूंगी तो मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैं उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही अपने सारे डिसीजन लूंगी, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर हमारा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा भी जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को अगर हम मतलब उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट का अच्छा शेयर दे पा रहे हैं। आपको पता है शेयर होल्डर्स को हम सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं, यानी अगर हमने लोन ले रखा है, डिवेंचर्स भी इश्यू कर रखे हैं और शेयर होल्डर्स भी हैं हमारे पास, तो हम पहले लोन वालों को पेमेंट करेंगे, फिर डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, उसके बाद जो बच जाता है तब जाकर हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं।
यानी अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, उन्हें टाइमली हम डिविडेंड दे पा रहे हैं, तो इनसे जो पहले थे वो सारे भी हमने मतलब उन सबको भी हमने टाइमली पेमेंट की है। यानी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स जिनसे हमने लोन लिया है, एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद आवर कंपनी, ठीक है, उन्हें हमारी कंपनी से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या लेकर चलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, राइट। अच्छा यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, कैसे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, एज अ शेयर होल्डर मैंने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये समझ लीजिए मैंने 1000 शेयर्स परचेज किए, ठीक है। एक शेयर की कॉस्ट थी उस टाइम पर जब मैंने परचेज किया था, तब उसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज, ठीक है, और मैंने परचेज कितने शेयर्स करे, 1000 शेयर्स। यानी जब मैंने परचेज किए थे तो टोटल मैंने उस कंपनी में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट की, राइट। एक कंपनी में मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। टाइम बदला, उस कंपनी की रेपुटेशन इतनी बढ़ी कि उसके मार्केट में शेयर प्राइस इंक्रीज हो गए। अब जो एक शेयर 100 रुपए का था जब मैंने परचेज किया था, अब उसकी जो कॉस्ट हो गई है वो हो गई है 150, ठीक है। अब मेरे पास थे कितने, 1000 शेयर्स, यानी अब उनकी मार्केट वैल्यू हो गई है 1,50,000। यानी जो शेयर होल्डर की वेल्थ थी पहले 1 लाख, अब वो बढ़कर हो गई 1,50,000। तो ये क्लियरली डिफाइन करता है कि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तभी उसकी वेल्थ मैक्सिम मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकती है, राइट। सो इसलिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अदर ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अपनी फर्म का। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप क्रेडिट पर स्टॉक परचेज करते हैं, मटेरियल परचेज करते हैं, जो आपको बेसिकली क्रेडिट देते हैं, ठीक है। सो अगर आप उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, कमिटमेंट जो आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो क्या वो आपको फ्यूचर में दोबारा क्रेडिट देंगे? आपने उनसे कह दिया था कि हम आपको 1 मंथ में आपकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपने 1 मंथ में उनको पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है। वो बहुत परेशान हो गए आपके साथ वर्क कर कि भाई आप तो पेमेंट ही नहीं करते हो। तो फ्यूचर में जब भी आपको कोई नीड होगी वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं करते। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करें, जो कमिटमेंट हमने उन्हें दिया है वही दें, सो दैट फ्यूचर में अगर हमें कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें बिना किसी हिचक के हमें अमाउंट दे सकें, हमारी हेल्प कर सकें, हमें सपोर्ट कर सकें, राइट। सो फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। देन मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मेंटेन रहना चाहिए, यानी जब हमें रिक्वायरमेंट हो जिस चीज की, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। जितना कैश हमें रिक्वायर हो हमारे पास उस टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होती है कि कितने कैश की हमें रिक्वायरमेंट है, कितनी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो उसी को कहा जाता है कि हमें लिक्विडिटी मेंटेन कर चलना चाहिए। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं, जो लेकर आ रहे हैं फंड्स, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन बहुत सही तरीके से होना चाहिए। अगर हम उसे किसी भी मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो हम अपने फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमें अपने फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, राइट। सो अब मुझे बताओ, अगर मैं अपना मेन ऑब्जेक्टिव इसको मान के चलूं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, तो क्या ये चारों ऑब्जेक्टिव्स अपने आप अचीव नहीं हो जाएंगे? एक कंपनी की शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी? जब उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, जब उनके क्रेडिटर्स उन्हें टाइमली मतलब जब भी हमें रिक्वायरमेंट है तब वो हमें अमाउंट दे सकें, हमारी हेल्प कर सकें, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ, या लिक्विडिटी हम मेंटेन करके चलेंगे, तभी तो हम इस पोजीशन पर पहुंच पाएंगे। सो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है, और इसी के साथ ये सारे ऑब्जेक्टिव भी हम अचीव कर लेते हैं, राइट। सो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज के टॉपिक में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास आपकी, ठीक है। सो इसे रिवाइज कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।